नमस्कार जनकी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर खास मौके। सभी को जश्न आजादी मुबारक हो। और आपको भी मुबारक। आजादी का ये सफर जो रहा है किसी से छिपा नहीं है। सबने इतिहास पढ़ा है, उन कुर्बानियों को आज हम याद करते हैं। और वाकई सच्ची शहादत तभी होती है जब हम उनका अनुसरण भी करें। आज का दिन एक लंबा सफर जो तय किया हमारे योद्धाओं ने, जिनके बदौलत हमें आजादी मिली, और उस आजादी को बनाए रखना, हमारी सीमाएं महफूज रहें, दुनिया के सामने हमारा सर हमेशा मां भारती का ऊंचा रहे, वो नाज आज भी हमारी सेना को है। सेना पे सबको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। और आज हमारे साथ इस मौके पर सेना के 3 अधिकारी हैं। जो पूर्व अधिकारी वो जुड़े हुए हैं और हम सब उनके शौर्य को सलाम करते हैं। और ये वाकई ये ताकत किसी भी तरह की परिस्थिति हो, कोई भी मौसम हो, कैसी भी कड़वाहट हो, हम लोग चैन की नींद सोते हैं, लेकिन ये सीमा पर लोहा लेते हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए कहा जाता है कि सुकून में बच्चा तभी सोता है जब मां जगती है। तो ये मां भारती के वो सपूत हैं जिनके लिए हम ये कह सकते हैं कि शौर्य वीर और उनकी शौर्य गाथा किसी से छिपी नहीं है। तो आज हमारे साथ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब है, पूर्व एयर कॉमोडोर चंद्रमौली जी हैं, हमारे साथ पूर्व कर्नल हिमांशु सिंह है। सभी का स्वागत है और सभी को जय हिंद। कटेवा साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। आजादी का सफर सबने देखा और आजादी के पहले की स्थितियां भी देखी, किस तरह से अत्याचार, किस तरह की स्थितियां रही, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन आप लोगों को भी जब फौज में गए होंगे तो इस जिम्मेदारी का एहसास हुआ होगा कि हम जब पैदा हुए तो हमें विरासत में आजादी मिली और उसे बनाए रखना हमारा फर्ज है। तो सेना में किस तरह का सफर रहा और जो आज हमारी आजादी है उसे बनाए रखने के लिए क्या कुछ जतन करने पड़ते हैं? योगेंद्र जी, जैसा कि आपको पता है कि ये आजादी जो मिली है हमको, वो हमारे जो इन्होंने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी है, उनके खून पसीने की मेहनत के बाद और पूरे देशवासियों की एकता के बाद ये आजादी हमें मिली है। और इस आजादी को बनाए रखने के लिए जो हमारी सीमाएं हैं उस पे चौकसी का जो ख्याल रखते हैं हमारे सैनिक, रात दिन, चाहे वो जैसलमेर की 50 डिग्री का टेम्परेचर हो, चाहे वो साइचिन ग्लेशियर की -35-40 डिग्री का टेम्परेचर हो, चाहे उन्हें घर पे कितनी जरूरी काम हो। कई बार तो ऐसे केस हुए हैं कि लोगों को अपनी शादी कैंसिल करनी पड़ी है क्योंकि वहां फौज में उनकी जरूरत थी और ऑपरेशन चल रहे थे। तो इतनी जरूरी पर्सनल काम है, वो सेकंड प्रायोरिटी होती है। तो इन सब कामों को ध्यान में रखते भारतीय सेना चौकसी पर रहती है और हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करती है। एक बहुत बड़ी एक सेइंग है कि ये जो देश का झंडा हिलता है, जो फहराता है, ये हवा से नहीं फहराता है, ये भारतीय सेना के वीर जवानों के खून से फहराता है। उनकी खून की जो उन्होंने शहादत दी होती है, वो एक कीमत चुकानी पड़ती है इस देश के झंडे को फहराने के लिए। तो ये हमारी आजादी है, ये हमें बहुत मुश्किल से मिली थी। हालांकि अभी आज के जो लोग ये सोचते हैं जिन्हें सेना से कोई सरोकार नहीं है कि ये आजादी कोई गारंटीड चीज नहीं है। ये नहीं है कि आपको मन मर्जी ऐसो कीजिए और देश के अंदर जैसा भी माहौल है उसे और खराब करने की कोशिश करें। इस तरह की जो बातें हमारे सोसाइटी में इस तरह से चल रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू
या मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू, ये एक बहुत ही खराब बात है और इसमें देश की उन्नति जो हो रही है उसमें रुकावट आ सकती है। हमें पूरी सेना में, आपको योगेंद्र जी बता दूं, कभी हमें नहीं लगता है कि ये मेल है या फीमेल है या ये कौन से धर्म का है या कौन सी जाति का है। जी, सारे के सारे लोग वहां भारतीय हैं, हिंदुस्तान की सेना के जाबाज हैं। और ये एकता का एक जो दृश्य है इस संस्था में, भारतीय सशस्त्र बलों में, ये हमें देश के सब लोगों को अपनाना चाहिए। और ये एकता अगर पूरे देश में हो जाएगी तो हमें कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, ये हमें कभी भी नहीं रोक पाएगा। और इस दिशा में हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हमारी एकता हो और हमें देश प्रेम से लगाव हो और सबसे सुप्रीम हमारी देश प्रेम हो और देश की सेवा और देश की एकता के पीछे कोई भी ऐसी चीज हम ना करें जिससे उसे हानि पहुंचे या क्षति पहुंचे। तो एक मेरा मानना है कि ये सशस्त्र सेनाओं का एक जो एग्जाम्पल है देश की एकता का, और किस तरह से देश सेवा होती है, किस तरह से देश की सुरक्षा होती है, इसका एक बहुत ही उम्दा उदाहरण है। और पूरे देशवासी इसे देख करके खुश होते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश भी करनी चाहिए। और जो हमारे समाज में कुरीतियां आ गई हैं उन्हें दूर करके हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए सेना का साथ देना चाहिए। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा नायाब उदाहरण, या कहूं कि हमारे सामने एक मिसाल होती है कि मेरे को भी सेना को नजदीक से जानने का मौका मिला, कई एक्सरसाइज भी कवर करने का अवसर मिला। उस दरमियान हम सब लोग देखते हैं कि वहाँ कास्ट का कोई इश्यू नहीं होता, ना किसी धर्म का होता है। उनका मजहब एक ही होता है, माँ भारती, और बस हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। उसके अलावा उन्हें कुछ पता नहीं होता और ना इस तरह की कोई बातें की जाती हैं। और अब तो महिलाओं की जो संख्या काफी दिखाई देती है, कोई अंतर नहीं होता है, जहां जिसको जो अवसर मिलता है उस पे जाना होता है। तो ये एक हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण है जो देश को एकता के सूत्र में पिरोता है, बांध के रखता है। हम कितनी भी बातें सोचें, अगर कोई कुछ सोचता है इससे अलग हट करके, तो मुझे लगता है कि वो अपना एक स्वार्थ है। बाकी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और सभी के लिए कहा जाता है वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन वो पहले भारतीय है, उसके बाद में उसका धर्म है। क्योंकि माँ भारती की गोद में जिस माँ ने पैदा किया वो भी पहले आई थी, उसी के बाद आपका जन्म हुआ है। चलिए, मैं चंद्रमौली साहब आपके पास में आना चाहूंगा, सेना का एक्सपीरियंस, और हम आजादी के इस मुबारक अवसर पर हम आप लोगों के उस शौर्य को सलाम करते हैं, जय हिंद करते हैं। कुछ ऐसे नायाब उदाहरण हम लोग पेश कर सकते हैं कि बिल्कुल माँ भारती को दिया हुआ वचन, और उसके लिए पहले हमारा अवसर, उसके बाद में दूसरे काम। साथियों से कभी बात होती है कि जैसे अभी बताया कटेवा साहब ने कि कई बार ऐसी स्थितियां भी बनती हैं कि लोगों को मैरिज भी स्किप करनी होती है कि बाद में कर लेंगे, पहले जरूरी काम ये है। तो ऐसे कुछ अवसर आए सर कभी? जी हाँ, ऐसा है कि भारतीय सेना अगर देखें, अगर मेन सेना अगर पैरामिलिट्री नहीं देख करके, तो आर्मी और नेवी एयरफोर्स है। एयरफोर्स की थोड़ी लाइफ इतनी कंफर्टेबल है कि फैमिली साथ में, ज्यादातर 90% स्टेशन में फैमिली साथ रहती है। लेकिन आर्मी डिफरेंट है। और नेवी में एक कल मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा था तो वो बता रहा था कि 235 दिन में शिप पे मैं घूम रहा था, एक्सरसाइज है जहाँ पे भी गए हुए थे। तो उनकी थोड़ी लाइफ टफ है और आर्मी की सबसे ज्यादा टफ है। अब इमेजिन कीजिए कि हमको जब आजादी मिली और मिलने के साथ साथ बॉर्डर हमको मिली, क्योंकि पहले तो ब्रिटिशर्स थे तो सारी पाकिस्तान, अफगानिस्तान उनके पास था, इधर म्यांमार। तो हमारी बॉर्डर हुई कि भाई ये हमारी लैंड बॉर्डर है और ये हमारी सी बॉर्डर है। तो उसको रक्षा करने की जिम्मेदारी फौज को दे दी गई। तो ठीक है, हमने वहां पे अड़ गए। अब जब बॉर्डर डिक्लेयर हुई है, इसके अंदर एयरफोर्स ने अपना टास्क संभाला, आर्मी ने अपना टास्क संभाला और नेवी ने अपना टास्क संभाला। तो जैसा बताया गया है कि वहां पे हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन सी जाति मजहब, जो आपने बताया है, वहां पे एक ही टास्क होता है, देश की रक्षा करना। और देश की रक्षा करने के लिए उसको एक एक ड्यूटी दी जाती है कि आपकी ये ड्यूटी, हर एक की ड्यूटी नहीं कि बंदूक लेकर खड़ा जो दिखे उसको मार दो, ये ड्यूटी नहीं होती है। इंटेलिजेंस वाले इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, जो कमांडर होते हैं उसके ऊपर नक्शा बना करके, उसके ऊपर प्लानिंग करके, उसके ऊपर समझाते हैं जवानों को आपको कैसे क्या करना होता है। तो ये जो चीजें, इसमें आप इमेजिन कीजिए कि हमारे फौजी व्हाट्सएप, फेसबुक, यहाँ जाना वहां वो करना,
इस तरह के माहौल में नहीं रह पाते हैं। उनकी जिंदगी एक टफ जिंदगी है, जो जिंदगी जैसे भी कल परसों बैट का अटैक हुआ था पाकिस्तान का, एक हमारे जावा सैनिक की शहादत हो गई। तो आप इमेजिन करोगे, ही इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ। तो ये जो लोग हैं वहां पे, इनको सलाम करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी जान पे खेल के वहां खड़े हुए हैं। और जो माहौल हम लोग एयर कंडीशन में रह रहे हैं, या वो टफ लाइफ वहां पे होती है, ये सब चीजें नहीं देख सकता वो। चलो मोबाइल बैठे हुए, चलो 2 घंटा व्हाट्सएप भी कर लिया हमने, या इंस्टाग्राम, ये चीजें नहीं हो सकती। दे आर मिसिंग ऑल दिस थिंग, और ये मिस करके और देश की रक्षा में लगे हुए हैं। इसलिए आजादी अभी भी बरकरार है। कोई भी आंख उठा के देखता है, धीरे धीरे हम इंप्रूव कर रहे हैं, अपने इक्विपमेंट नए नए आ रहे हैं, इक्विपमेंट एडवांस होते जा रहे हैं, ट्रेनिंग हमारी बढ़ती जा रही है। तो कोई आंख उठा के देखता है तो हम उसको सक्षम हैं कि उसकी आंख हम फोड़ें, उसको करें। हमने दिखाया है, हम दिखाएंगे आगे चल के भी। तो ये है हमारा कि आजादी को बरकरार करने के लिए सेक्रीफाइस हमारे फौजियों को करना पड़ता है, वो कर रहे हैं। सिर्फ एक ही जज्बा लगा हुआ, देश की रक्षा सुरक्षा, उसमें वो अपने टास्क को अपने बखूबी निभा रहे हैं। जी बिल्कुल। और निश्चित रूप से आपने वो सब चीजें बता रहे हैं कि मैं तो पहले भी ये बात कह रहा हूं। और निश्चित रूप से देखिए, कोई भी व्यक्ति, कई लोग कहते हैं कि इस बार कमेंट्स पे आते हैं, मुझे लगता है जो मैं पीड़ा समझ पा रहा था कटेवा साहब की, कई लोग कहेंगे कि सेना में गए क्यों हैं, वहां तो पहले से मालूम है कि मौत भी हो सकती है। बात मौत की नहीं होती है। मैं इससे जोड़ते हुए मैं हिमांशु जी के पास में जाना चाहूंगा। मैम, नौकरी आप और भी कर सकती थी। घर वालों ने भी सोचा होगा कि कहीं जॉब करेंगे, एमबीए कर लेंगे, इंजीनियरिंग कर लेंगे, कहीं टीचर बन सकते हैं, तो दूसरी चीजें भी। जब एक सोच होती है कि सेना में जाने का मतलब है कि लोहा लेना भी पड़ सकता है, लोहा देना भी पड़ सकता है, और मजबूत इरादे और नेक इंसानियत से हम हमारे फर्ज पूरा करके आ सकते हैं। देखिए, सेना में जाना, नौकरी कोई कहीं भी कर सकता है, एक फर्ज है ये। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स के प्रति जो बच्चों की एक जिम्मेदारी होती है, उसी तरह से एक हमारी जिम्मेदारी है माँ भारती के प्रति, इस देश की मिट्टी के प्रति। ताकि वो एक समर्पण होता है। सेना में जो लोग जाते हैं उनमें ऐसा नहीं है कि नौकरी कोई कहीं भी कर सकता है। कटेवा साहब का भी जो दौर था, अगर कहीं पे भी करते थे नौकरी और भी मिल सकती थी, चंद्रमौली साहब को भी मिल सकती थी, आपको भी मिल सकती थी। लेकिन आप जैसी महिलाएं जाती हैं, पहले माना जाता है कि वो लड़की है, सेना में जा रही है, लेकिन आज फाइटर जेट्स टारगेट्स को पूरा कर रही हैं। आप लोगों को भी अवसर मिले होंगे। तो क्या मानना, एक जज्बा है ये? योगेंद्र जी, पहले तो आपके चैनल पे दोनों मेरे प्रतिष्ठित और वरिष्ठ मेरे सीनियर्स का मैं अभिवादन कर दूं। और देखिए, जहां तक आपने बात की है नौकरी की, तो फौज में हम नौकरी नहीं करते हैं। फौज का जीवन एक साधना और एक तपस्या है जी। देखिए, जैसा आप समझे तो यहाँ यात्रा कठिन नहीं होती है। यहाँ पल पल आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और जो देश का झंडा जो लहराता है, ये हर उस सैनिक की तपस्या है जो जान की परवाह किए बिना मातृभूमि की रक्षा करता है। और नौकरी तो देखिए, आप टीचिंग क्या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नौकरी का जो रुतबा है वो सिर्फ आपको जल थल नभ की सेनाओं से जुड़ के ही मिल सकता है। देखिए, आज हम रिटायर्ड हैं। अगर हम किसी और प्रोफेशन से रिटायर हुए होते तो शायद आपके चैनल पे ना बैठे होते, क्योंकि ये मान सम्मान गौरव, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, ये हमेशा उस सैनिक के साथ रहता है। आप वर्दी नहीं पहनते हैं, आप एक कसम खाते हैं कि अपने खून के अंतिम बूंद तक आप मातृभूमि को न्यौछावर हो जाएंगे। और इसीलिए जो बलिदान लोग दे देते हैं, देखिए, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिनको वो जानते तक नहीं है। सिर्फ एक ही चीज उनको सूत्र में पिरोती है, जो है कि ये वर्दी और इस झंडे को फहराते हुए हमेशा देखना। तो नौकरियों को अगर हम फौज से तुलना भी करते हैं तो मुझे लगता है ये हमारे साथ ज्यादती है, क्योंकि फौज नौकरी नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। और एक बार आप जब अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, आप देखिए 16, 17, 18 साल के बच्चे फौज में आते हैं और 60 साल तक यहाँ रहते हैं, तो पूरा जीवन वो है अपना देश को समर्पित करते हैं। और सेक्रीफाइसेस ऐसे ऐसे होते हैं जिनको आप बयान भी नहीं कर सकते। देखिए, घर में पेरेंट्स हैं जिनको जरूरत है, ओल्ड एज में है, बहन की शादी करनी है, भाई की पढ़ाई है, पत्नी की डिलीवरी है, कितनी सारी चीजें हैं जो नहीं पहुंच पाते।
बच्चों के बर्थडेज तक नहीं मना पाते हैं, और अगर साथ में भी होते हैं तो भी उनका अराउंड द क्लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो अपने बच्चों को साथ में रह के भी बड़ा होता हुआ नहीं देख पाते हैं। और जहां तक महिलाओं की फौज में बात है, तो मैंने ऑपरेशन कारगिल से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक का सफर किया है, और मैं बहुत खुश हूं कि जो भूमि 1992 में तैयार हुई थी उस पे आज छोटी बच्चियां भी कदम ताल कर रही हैं, और आगे आने वाले दशकों में हम देखेंगे कि जब कॉम्बैट आर्म्स में वुमेन ऑफिसर्स की एंट्री हो जाएगी तो शायद हम सही मायनों में एक तरीके से जेंडर इक्वालिटी पे आ जाएंगे। आज की आर्मी जो है वो स्मार्ट आर्मी है, और स्मार्ट आर्मी में महिलाओं का पुरुष का होना विविधता लाता है, और विविधता किसी भी प्रोफेशन के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। तो इस ताकत को मुझे लगता है अब हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, और आगे आने वाले भविष्य में हम इसके नए आयामों को छुएंगे। बिल्कुल, अगर हम देखें वैसे भी पैरामिलिट्री फोर्स है, बॉर्डर पे आज भी राजस्थान का इतना लंबा बॉर्डर आप देख सकते हैं कि क्या 50 की तपती रेगिस्तान, आप सब लोग राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, या उस बॉर्डर पे ठंडी हवाएं जिसमें ऑपरेशन शरद हवा भी चलती है, दिसंबर से जनवरी के बीच में लोग गश्त करती हैं लड़कियां। अभी स्क्रीन पे वीडियोस हम लोग दिखा रहे हैं, वो बच्चियां जो बिल्कुल, तो ये एक इक्वलिटी की जो मैं बात कर रहा हूं वो निश्चित रूप से इसी के जरिए महसूस होती है, और कोई वजह रही होगी पहले, लेकिन आज जिन्हें जो जिम्मेदारी दी जाती है, ये एक बड़ा मकसद हमारा ये भी था और आपको हमारे साथ में जोड़ने का कि वो एक इक्वलिटी की बात हो और आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। देखिए, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कारगिल युद्ध के दरमियान बॉडी जा रही थी सैनिकों की, उस दरमियान ये था कि शायद हो सकता है कि रिक्रूटमेंट के उस दौरान कटेवा साहब और आप लोग होंगे चंद्रमौली साहब, तो एक ये चल रहा था कि पता नहीं इन बॉडीज को देख करके और पेरेंट्स भेजेंगे नहीं भेजेंगे, लेकिन कटेवा साहब शायद आपको ध्यान होगा कि सीकर में, अलवर में, जयपुर में सेना भर्तियों की रैलियां की गई थी, उस समय हम भी कवर करने गए थे। तो कहते हैं कि अब तक की जो क्राउड था वो बड़ा ही ऐतिहासिक क्राउड बताते हैं लोग, और जो पुराने ऑफिसर्स हैं, कितनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, कितने लोग आए। तो मुझे लगता है कि भारत में ये बात बिल्कुल सही है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जिन्हें वाकई देश की सेवा करनी हो किसी भी माध्यम से कर सकता है, और सेना एक ऐसा माध्यम है जो मुझे लगता है कि वहां फर्ज है पूरा जो निभाना होता है, निभाया जाता है। मैं पहले भी कहता हूं, आज नहीं, मैं कई सेना के ऑफिसर से मुलाकात भी करते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, उनकी परिस्थितियों को देखते हैं, उनके चैलेंजेस को किस तरह से लेते हैं हंसते हंसते, वो भी हम देखते हैं। ऐसे कठिन जगह भी जाने का अवसर मिला जहां हम देखते हैं कि चल हम तो 2 रात गुजारने के लिए आए, लेकिन आप लोग जीवन कैसे जीते हैं, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, फ्लैग की तरफ देख करके इशारा करते हैं कि ये हमारी ताकत है। तो बिल्कुल इस मौके पे सबसे बड़ी बात ही यही है कि हमें उस शौर्य को, उस हिम्मत, उस जज्बे को सलाम करना चाहिए, उन्हें सैल्यूट करना चाहिए। तो ही, क्योंकि एक बैकअप सपोर्ट जो होता है सेना का, एक हमारी आवाम होती है, हमारी यहाँ की आबो हवा के साथ साथ वो जनता होती है, वो पेरेंट्स होते हैं जो किसी भी मुश्किल दौर में उसे वो हिम्मत देते हैं। मैं कटेवा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। आज हम जश्न आजादी मना रहे हैं, आपने कहा भी कि कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, और आपको पहले से आज भी कहीं जज्बे में कमी लगती है नई जनरेशन में, क्योंकि ये माना जाता है कि जैन जी जो है वो थोड़ा सा एक डिफरेंट उसका नेचर है, लेकिन कभी महसूस होता है ऐसा कि हाँ, बात अगर देशभक्ति की आती है तो कोई पीछे नहीं रहता? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक इमरजेंसी आती है और कई ऐसी सिचुएशन आती है तो पूरा देश एक होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर ले लीजिए, चाहे जो कारगिल की लड़ाई थी, उस समय पूरे देश के यूथ इकट्ठे हो गए थे। आपको, मैं उस टाइम श्रीनगर में पोस्टेड था, कितने सारी चिट्ठियां ये खून से लिखी हुई, बच्चों की चिट्ठियां, हाथ खून से लिखी हुई चिट्ठियां आई, और इतनी एकता का जो दृश्य उन्होंने देशवासियों ने दिखाया, इतनी एकता दिखाई, वो काबिले तारीफ है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी आती है पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। और मैं आपको आप हिमांशी भी बात कर रहे थे और आपने भी बोला जेंडर इक्वालिटी के बारे में, फौज जो अभी
आपको बता दूं कि इस डायरेक्शन में फौज और आगे बढ़ रही है। जी पहले क्या था कि लेडी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का सिलेबस जो था वो थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस वगैरह के उनका स्टैंडर्ड थोड़ा लोअर था, उसको भी बराबर कर दिया है। और अभी आप सैनिक स्कूल में भी लड़कियां दाखिला दे रहे हैं लड़कों के साथ। और जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसके शुरू शुरू में क्या था कि जो वुमेन कैडेट्स थे, लेडी कैडेट्स थी, उन्हें अलग रखा जाता था और उनका जो सिलेबस था, करिकुलम था ट्रेनिंग का, वो भी थोड़ा सा भिन्न था। उसे अभी बिल्कुल बराबर कर दिया है। और आज के दिन नेशनल डिफेंस एकेडमी में चाहे वो लेडी कैडेट हो चाहे मेल कैडेट्स हो, सारे के सारे एक साथ एक जगह रहते हैं और एक ही तरह की ट्रेनिंग करते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की, जहां पे सेना में अभी सिर्फ ऑफिसर रैंक में ही विमेन ऑफिसर्स आई हैं और जवानों के जो इनटेक है उसमें सिर्फ कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में जी मिलिट्री पुलिस में ही लड़कियों को लिया जा रहा है। ये दिन दूर नहीं है कि जब आप देखेंगे कि जब अग्निवीर भर्ती होते हैं तो उसमें भी लड़कियां कंधे से कंधे मिलाकर भर्ती होंगी। ये इस सिचुएशन में भी अभी आने का समय है और जरूर आने वाले समय में आप देखोगे जिस तरह पैरामिलिट्री फोर्सेज में जवान रैंक में भी लड़कियां भर्ती हो रही हैं और अपने मेल काउंटर पार्ट्स के साथ ड्यूटी उसी तरह से निभा रही हैं। तो ये भी आप सेना में भी देखेंगे। जहां तक अफसर की ट्रेनिंग का सवाल था वो बिल्कुल बराबर कर दी गई। और ये अभी आने वाले समय में जरूर कॉम्बैट आर्म्स में जैसे आर्मड कोर और इन्फेंट्री है, इनमें भी मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में लेडी ऑफिसर्स को कमीशन किया जाएगा। और क्योंकि एयरफोर्स और नेवी में ऑलरेडी वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच और फ्लाइंग ब्रांच में है, फाइटर पायलट्स उड़ा रही हैं, फाइटर पायलट बनी हुई हैं, तो ये दिन दूर नहीं है कि जब होगा। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा सेना के बारे में योगेंद्र जी की, जब देश आजाद हुआ था तो कितनी देश के अंदर मारकाट हुई थी। जब हमें लोग इधर से उधर, पंजाब से लोग इधर आ रहे थे, यहाँ के लोग वहां जा रहे थे और जो हिंदू मुस्लिम दंगे, ट्रेन में लूटपाट, कितनी जबरदस्त लूटपाट हुई। उस समय आप किसी ने ये सोचा है कि सेना का बंटवारा कैसे हुआ होगा? ये भारतीय सेना का बंटवारा कैसे हुआ होगा, ये इसके बारे में आपको मैं 2 मिनट लूंगा अगर आपके पास। बिल्कुल, बहुत जरूरी है आज, क्योंकि ये रिलेवेंट डे है और बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है पता भी नहीं होगा इसका। तो देखिए, सेना का बंटवारा हुआ और सेना बड़ी पीसफुल तरीके से दोनों देशों की सेनाओं में बटी। ऐसे बनाया गया कि 65% जो सेना के इक्विपमेंट है, सेना के जवान हैं और जो हमारे रेजिमेंटल असेट्स हैं, वो सब 65% हमारे हिंदुस्तान में जाएंगे और 35% पाकिस्तान में जाएंगे। और जो कई कई ऐसी बटालियन थी, पंजाब रेजिमेंट जिसमें वहां के मुस्लिम थे उनको वहीं पर रख दिया और कुछ पंजाब रेजिमेंट यहाँ हमारे यहाँ आ गई। इसी तरह से जो मुस्लिम ऑफिसर्स थे उन्हें, और मुस्लिम या पारसी या क्रिश्चियन, उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि आप चाहे हिंदुस्तान में भी जा सकते हैं और चाहे पाकिस्तान में भी जा सकते हैं। फील्ड मार्शल मानिक शाह एक ऐसे ऑफिसर थे और उन्होंने अपनी जो उनकी फ्रंटियर फोर्स जो गुरखाज बटालियन थी, वो उन्होंने रेजिमेंट कोशिश बोला कि मैं यहीं रहूंगा हिंदुस्तान। तो जब ये बंटवारा हुआ योगेंद्र जी, तब मारकाट शुरू हुई। तो कुछ एक लाहौर कंटोनमेंट से हमारी कुछ एक सेना इधर आनी थी, तो वहां के जो सैनिक थे और वहां के जो अफसर थे उस टाइम तो एक ही आर्मी थी, उन्होंने बोला आप यहीं रहिए थोड़े दिन और जब तक ये सुख शांति नहीं होती है उसके बाद आप जाइएगा। तो बड़े शांति से इक्विपमेंट, बड़ी शांति से जो हमारे रेजिमेंटल फंड्स के जो फंड्स होते हैं, हमारे असेट्स होते हैं जो कितने पुराने रेजिमेंट्स ने खरीद के रखे थे, उन सब का बंटवारा बहुत ही पीसफुल तरीके से हुआ। जबकि एक बहुत बड़ी मतलब दुखीय घटना थी, हमारे देश का पार्टीशन हो रहा था, हमारे देश के टुकड़े हो रहे थे, उसके बावजूद भी पूरे सेना में कोई ऐसा एक भी किस्सा नहीं हुआ जहां कहीं फौज में आपस में लड़ाई। और बहुत ही शांति प्रिय तरीके से, दिल में अपना दुख को रखते हुए उन्होंने शांति प्रिय तरीके से ये इक्विपमेंट बांटा, रेजिमेंट्स बटी। और 1950 से पहले 47 से लेके 50 के बीच में ये सब कार्रवाई चलती रही और बड़े प्रेम से उन्होंने एक दूसरे से बात करके और आराम से। ये तो बाद में जब 48 के अंदर लड़ाई शुरू कर दी और धीरे धीरे एक दूसरे से जब
दुश्मनी शुरू हो गई तो फिर हमारी और पाकिस्तान की आर्मी की एक जो इस तरह की जो वो थी, ये एक दूसरे के प्रति दुश्मन बन जाएंगे, ये धीरे धीरे बाद में हुआ। और जैसा कि हिमांशी ने बताया कि जब भी सेना लड़ती है तो कभी ऐसे नहीं सोचते कि सामने कौन आ रहा है। सेना को उसके साथ कोई मतलब नहीं है, वो जो पाकिस्तान के सैनिक भी आ रहे हैं या हम आ रहे हैं तो उस तरह से वो उनका कोई जान पहचान नहीं है, पर सिर्फ ये है कि हमारे देश के ऊपर ये नजर उठा रहा है, इसलिए हमें इनसे लड़ाई करेंगे और अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। तो बिल्कुल इस सर, तरह ये से भी क्योंकि भारतीय कर्तव्य सेना ने निष्ठता, हाँ, सर भारतीय कर्तव्य सेना ने निष्ठता भी हमें विरासत से मिली है, हमारे ग्रंथों से मिली है। इस जगह मैं महाभारत का जरूर कोट करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप ये मत देखिए कि सामने कौन है। बिल्कुल आपने सही कहा। और उसी में एक 20 सेकंड बोलूंगा, फील्ड मार्शल मानिक शाह ने लिखा है, जब वो अलग होके आए थे तो याहिया खान और वो एक साथ ही कमीशन लिया था उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, और वो बोल के आए थे कि मेरी मोटरसाइकिल उसने रख ली थी याहिया खान ने कि कितने पैसे में, वो पैसे आपको दे दूंगा। वो पैसे में उसको दिए नहीं। और जब 71 की लड़ाई में जब बांग्लादेश बना, तब याहिया खान वहां के आर्मी चीफ थे, और तब मानिक शाह ने हंस करके बोला था कि याहिया खान से मैंने अपनी मोटरसाइकिल का बदला ले लिया। तो इस तरह की बातें उन्होंने, वो उनके बड़ी ह्यूमर रखते थे हर बात के अंदर फील्ड मार्शल, तो ये भी उन्होंने स्टेटमेंट एक बार दिया था। जी, आपने बहुत बड़ी बात बताई सर, क्योंकि आज हम ये एक ऐसे अवसर पे बात कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान और भारत अलग हुए, क्योंकि पाकिस्तान अपना आज आज़ादी का दिवस मना रहे हैं, हम लोग हमारा 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक बड़ी बात बताइए, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इस बात का पता भी नहीं होगा। चलिए, मैं समय कम है, एक मिनट के लिए मैं चंद्रमौली साहब और हिमांशु जी के पास में जाना चाहूंगा। चंद्रमौली जी, आपके पास में आना चाहूंगा, कोई ऐसा संस्मरण है कि जिसके लिए आज हम इस अवसर पे कह सकें कि सेना क्यों जरूरी है और सेना का कर्तव्य किस तरह से निभाया जाता है, कैसी भी परिस्थिति हो? ये तो हम डिस्कस कर चुके थे, हम तीनों की सेना क्यों जरूरी है। क्योंकि हम जब आराम से यहाँ बैठे हुए हैं, जश्न मना रहे हैं अगर आजादी का, क्योंकि सेना वहां पे तैनात है, और सेना इस चीज का जश्न अपने हिसाब से मनाती है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे हम मनाते हैं। वो बंदूक के साथ खड़े हुए हैं, वो मिसाइल के साथ खड़े हुए हैं, वो रडार पे बैठे हुए हैं, वो शिप में बैठे हुए हैं, और उनकी आंखें बॉर्डर पे लगी हुई है। तो जब तक सेना तैनात है तब तक हम अपने आराम से जश्न मना सकते हैं, रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ये देशवासियों को अच्छी तरह पता है, और सिंदूर के बाद में और भी अच्छी तरह पता पड़ गया है कि सेना वहां है तो हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। हमारे को कोई बाल बांका नहीं कर पाया था सिंदूर के अंदर, जबकि सैकड़ों वहां से ड्रोन्स भी आए थे, मिसाइल फायर किए थे, हवाई जहाज भी हुए थे। तो आप देशवासियों को ये कह सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं, सेना वहां पे खड़ी है। जी, चलिए मैं हिमांशु जी आपके पास में आना चाहूंगा। हम ये जश्न आजादी ऐसे वक्त मना रहे हैं जब ये ऑपरेशन सिंदूर स्थगित खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार कहा जाता है, और जब हम चर्चा कर रहे हैं उसके 3 दिन पहले ही पाकिस्तान की ओर से जिस तरह का जहर उगला गया, वहां के जनरल मुनीर हैं, उनका कहना है कि हम जो भी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में हैं, वहां के चाहे बिलावल भुट्टो हों या फिर वहां के प्रधानमंत्री मिस्टर शरीफ हों, सब लोगों ने जिस तरह की बातें कही हैं, उस साये में आज हम मना रहे हैं। लेकिन इरादे बुलंद हैं और किसी तरह की कोई स्थिति नहीं है। ऐसा अवसर कभी सेना में आता है तो क्या कुछ हलचल होती है? देखिए, भारत की सेना आज पहले से ज्यादा मजबूत है। थल नभ जल में हमारी अटूट पकड़ है, और खौफ के साए में इस समय अगर कोई जी रहा है तो वो पाकिस्तान है। इसीलिए वो बार बार अमेरिका के चक्कर लगा रहे हैं, उनसे मदद की गुहार मांग रहे हैं। और हमने तो 3 दिन के ऑपरेशन में उनको दिखा दिया था कि हमारे अंदर उनके दांत खट्टे करने की जो काबिलियत है वो पूरे विश्व को, ना सिर्फ उनको, पूरे विश्व को नजर आई है। तो गर्व की बात ये थी कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हमारी बेटियां भी कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई थी। और अब जिस तरीके से वॉर का स्वरूप बदला है, देखिए जिस तरह से ड्रोन भारत ने पहली बार एक्सचेंज हुए हैं, जिस तरह की मिसाइलें एक्सचेंज हुई हैं, जिस तरह का एक कमांड सेंटर बना के पूरे ऑपरेशन को चलाया गया, तो भारत बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। और हमारी तीनों सेनाएं पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए सक्षम है। तो मेरी तरफ से पूरे भारतवासियों को शुभकामनाएं। और मैं ये बताना चाहती हूं कि जब तक लास्ट सैनिक भी खड़ा है ना बॉर्डर पे, आप सुरक्षित हैं। आप गर्व से अपना इंडिपेंडेंस डे मनाइए।
मिठाइयां बांटिए, पर ये कभी मत भूलिए कि उस सैनिक की शहादत के लिए आपको इस लायक बनना है कि वो आपके लिए अपनी शहादत खुशी खुशी दे पाए। बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, और ये ऐसा एक मौका है जिस पर हम उस शौर्य को याद करते हैं, उस कुर्बानी को याद करते हैं, उस सफर को जो वाकई आजादी कैसे मिले उनको हम उस शहादत को नमन करते हैं। यही एक मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी जिनकी वजह से आज हमें आजादी मिली, और इस मौके पर उन्हें याद जरूर करना चाहिए। तो चलिए, आप सभी को जय हिंद, और हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जय